जय हिंद स्टूडेंट, मैं गौरव विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं केपी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट चैप्टर है। आसान इसलिए कि इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 24 क्वेश्चंस हैं और यकीन मानो सभी के सभी क्वेश्चंस केवल 3 स्टेप्स में हो जाएंगे। और तो और उसमें जो 3 स्टेप्स हैं उसमें जो 2 स्टेप हैं स्टूडेंट, वे तो इतने आसान हैं कि जैसे कि आपके सामने कोई मनपसंद आपके खाने की चीज रखी हो और आपको बस उसे उठा के खाना हो, इतने आसान है। तीसरे स्टेप में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो हम वो ध्यान दे लेंगे। क्या बड़ी बात है। इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम में जो 3 से 5 मार्क्स की जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन इस चैप्टर में आना तय है। तो अब इसको समझते हैं कि ये चैप्टर काम क्या करता है, क्या हमें नॉलेज देता है और इसका इस्तेमाल क्या है। भाई मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल है ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्या है, एंगल्स की स्टडी करने में, उसी तरह इस चैप्टर का भी कोई ना कोई यूज तो है। ऐਵੇਂ ही तो ये चैप्टर दिया नहीं गया आपके सिलेबस में। तो ये चैप्टर हमें ये नॉलेज देता है स्टूडेंट कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं, इस चीज को पता करने में ये हमारी मदद करता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम, मैथमेटिक्स में कही गई कोई भी बात मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाती है। अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। भाई ये भी तो जानना है ना, क्योंकि जब इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि ये एक सिद्धांत पर काम करता है। उस सिद्धांत का नाम क्या है? वैसे तो इसको निगमन बोलते हैं इंडक्शन को, पर निगमन शायद आपको ऐसे समझना है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई मैथमेटिकल का मतलब तो आप जानते ही हैं, मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिकल जो गणित के रूप में हो, है ना। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन को स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताऊं तो क्या है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करके जनरल केस पर पहुंचना, ये इंडक्शन का मतलब है मैथमेटिक्स में। लेकिन मुझे पता है ऐसा बोलने से आपको समझ में नहीं आने वाला। हमें समझने के लिए हमेशा किसी ना किसी एग्जाम्पल की जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि आपने सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की वीडियोस जरूर देखी होंगी कि जिसमें एक सीक्वेंस से कुछ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, कुछ कार्ड्स या कुछ मैच स्टिक्स किसी सीक्वेंस में या डिजाइन में लगी हुई देखी होंगी, और उनमें जैसे ही किसी एक मैच स्टिक को जलाया वे सारी की सारी मैच स्टिक जलने लगती है। देखी होंगी ये वीडियो। अगर किसी ने कार्ड्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें किसी एक कार्ड को जैसे ही फ्लिक किया, उसको जैसे ही गिराया, तो उस सीक्वेंस में, उस डिजाइन में लगे हुए जितने भी कार्ड्स हैं वे सारे के सारे गिरने लगते हैं। तो अब अगर इसे ध्यान से देखें तो एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही पहला कार्ड गिरा या पहली मैच स्टिक जली, ठीक है, मैं मैच स्टिक से बात करूंगा, है ना। जैसे ही पहली मैच स्टिक जली, मैच स्टिक माचिस की तिल्लियां, है ना, मैच बॉक्स में होती है। जैसे ही पहली मैच स्टिक जली, उसने दूसरी को जलाया, दूसरी मैच स्टिक ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को। इस तरीके से उस सीक्वेंस में जितनी भी मैच स्टिक्स थी वे सारी की सारी जल गई। कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, पहले कार्ड ने दूसरे कार्ड को गिराया, दूसरे ने तीसरे को, और उस सीक्वेंस में जितने भी कार्ड थे वे सभी के सभी गिर गए, है ना। इस इफेक्ट को बोलते हैं, वैसे हम डोमिनो इफेक्ट हम इसको बोलते हैं, है ना। अब इसमें इंडक्शन क्या है? इंडक्शन स्टूडेंट इसमें यह है कि जैसे ही पहली में इवेंट शुरू हुआ तो पहली ने दूसरे में जो इवेंट किया वही सेम इवेंट कि पहली मैच स्टिक जली तो दूसरी जली। जब दूसरी जली तो इसका मतलब पहली जल चुकी है और दूसरी को वो जलाएगी, तो तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, और एक चेन ऑफ इवेंट बन गया। यानी कि कुछ स्पेसिफिक केसेस की स्टडी की तो कहां पहुंच गए? जनरल केस पे। और हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी
भी सीक्वेंस में अगर इसी तरीके से मैच स्टिक लगी हुई है या कार्ड्स लगे हुए हैं, तो अगर पहला कार्ड्स गिराया जाएगा तो वो दूसरे को गिराएगा, तीसरे को, तो हम कह देंगे कि वो सारे के सारे कार्ड्स गिरेंगे उस सीक्वेंस में जितने हैं, या सारी की सारी मैच स्टिक जलेगी जो उस सीक्वेंस में या मैं कहूं पैटर्न में या उस डिजाइन में लगी हुई है ना। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। सही में यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसको और भी क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल आपने क्लास 10th में जरूर सुना होगा, चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसमें आपको दिया होगा भाई सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, है ना। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये चैप्टर किस काम में आता है, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ये प्रूव करने के लिए कि क्या वो सही है या नहीं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई थ्योरम भी हो सकती है। मैथमेटिक्स में कही गई कोई भी बात क्या है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं, ठीक है, इस चैप्टर की मदद से। तो ये देखिए काम कैसे करेगा, करता तो ये इंडक्शन मेथड पे काम है, लेकिन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में स्टूडेंट क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि क्या वो इवेंट शुरू हुआ। आसान शब्दों में बताऊं, क्या ये फॉर्मूला पहली टर्म के लिए सही है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। पहली टर्म यहां पर 1 है। जनरली इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 17 तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें सभी में जो पहली टर्म है वो 1 दी गई है। तो हम n को हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। पहली टर्म कुछ भी हो तो हमेशा n बराबर तो 1 ही रखेंगे, लेकिन उस n जो पहली टर्म है वो सीक्वेंस में क्या है वो एक अलग बात होगी। यहां पर 1 जो पहली टर्म है वो 1 ही है, तो हमने यहां पर क्या रख दिया, 1, ठीक है। 1 इसको चेक करा कि क्या ये सही है। अगर यहां पर पहली टर्म 4 होती तो मैं यहां पर 4 रखता। कभी कभी कंडीशन में ये कह देते हैं कि जो n होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। तो यहां पर हम n इज इक्वल टू जो 1 रखेंगे तो यहां 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ टर्म है। ये जो n है नंबर ऑफ टर्म है और ये है उसकी वैल्यू। तो 1 जो है इस तरफ क्या है, पहली टर्म का सम क्या होगा, वही तो टर्म होगी। ये फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कि जो पहले नेचुरल नंबर है जो भी हमें दिए गए हैं उनका सम कैसे पता करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो क्या ये फॉर्मूला पहली टर्म के लिए लागू होता है, तो पहले स्टेप में हमेशा यही चेक करना है। कितना आसान है कि आप 1 रखें और फिर इस n की जगह आप क्या रखें, 1 प्लस 1 4 2। अब आपको बताया 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब 2/2 क्या होगा, 1 होगा भाई। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो हम ये कह सकते हैं इट इज ट्रू, कि ये सच है। कब, 4 n इज इक्वल टू 1, पहली टर्म के लिए ये फॉर्मूला सही है। यानी कि जो इवेंट है वो शुरू हो गया। अभी चेन ऑफ इवेंट नहीं, इवेंट शुरू हो गया। अब जब इवेंट शुरू हुआ है तो उसकी चेन भी बनेगी। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट हम इसमें मान लेते हैं कि लेट एज्यूम दैट P of K is also true। अब हमने ये मान लिया कि P of K, अब ये P of K का मतलब क्या है, P of K का मतलब है P for proposition। प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का सिनोनिम्स है, ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। या तो प्रोपोजिशन कह दो या स्टेटमेंट कह दो, बात एक ही है। लेकिन हम हमेशा इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो P ऑफ K के लिए हमने इसको क्या मान लिया, सच मान लिया। समझने का मतलब ये है कि जैसे पहले के लिए सच है
पहली टर्म के लिए ये सच है। अब मान लीजिए कि ये सिक्स्थ टर्म के लिए क्या सच होगा या नहीं होगा, ये हमने मान लिया कि भैया सीन अब शुरू हो चुका है, इवेंट की चेन शुरू हो चुकी है। अब हमने मान लिया कि ये किसी भी के टर्म के लिए ये जो सीक्वेंस है और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सच है। ये हमने मान लिया, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहली के लिए सच हुआ है तो पहली दूसरी के लिए भी सच करेगी, और वो दूसरी के लिए सच है तो तीसरी के लिए भी होगा। यही तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि पी के क्या है, ट्रू है। अब इसको लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, के आ जाएगा एन की जगह, इज इक्वल टू के इंटू के + 1 अपॉन 2। इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा दूसरा स्टेप। ये दोनों स्टेप हर क्वेश्चन में लेने हैं कि पहले मैचस्टिक जैसे जलाई, पहली मैचस्टिक जली यानी कि इवेंट क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर उसको हमने ये मान लिया कि अगर पहली मैचस्टिक जली है तो आगे तक कोई से भी नंबर की आप मैचस्टिक लो कि वहां तक हमने ये मान लिया कि ये वहां तक भी जली है, ठीक है, मैचस्टिक जली है ना। या कार्ड की वहां तक के, या छठे नंबर का कार्ड भी गिरा है। अगर पहला कार्ड गिराया गया है तो छठे नंबर का कार्ड भी गिरा है। अब 6th नंबर का कार्ड कब गिरा होगा, जब 5th नंबर का कार्ड गिरा होगा। और अगर ये सीक्वेंस चल रहा है तो आप देखो 6th नंबर का कार्ड अगर गिरा है तो वो कब गिरा, जब 5th का गिरा होगा, है ना। और जब 6th का गिरा है तो वो 7th को भी गिराएगा, है ना। तो अब तीसरा स्टेप हमें यही लेना है, 6th वाला 7th को गिराएगा, 7th वाला 8th को, तो हम ये कह देंगे ना, अब हम ये कह देंगे कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला ये क्या है, सही है, जो चेन ऑफ इवेंट बन चुका है। तो अब स्टेप 3 में हमें यही प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट P of k + 1 is also true, is true whenever कि P of k + 1 कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। k + 1 के लिए भी ट्रू होगा जब कभी whenever P of k is true, कि जब भी P of k ट्रू होगा तो वो P of k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये हमें प्रूव करना है, आसानी से प्रूव हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करें, जो भी आपको सीक्वेंस दिया है वहां पर आप क्या करें, k की जगह k + 1 रख दीजिए कि k के लिए तो हमने मान लिया ये सच है। अब क्या k + 1 के लिए भी सच होगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म के लिए भी सच होगा। अब अगर वो नेक्स्ट टर्म के लिए सच होगा तो वो अपने नेक्स्ट वाले के लिए भी सच होगा। इस तरीके से एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे आगे। अब यहां पर क्या होगा, k की जगह k + 1 रख दीजिए। अब k + 1 + 1 भाई k की जगह k + 1 रखा अपॉन 2। अब k + 1 + 1 क्या हो गया, k + 2। हमें ये प्रूव करना है भाई, ये RHS है, ये LHS है, RHS को LHS के इक्वल दिखाना है। बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर देंगे। जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो हिस्सा है इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में ये किसके इक्वल है, k × k + 1 अपॉन 2 के इक्वल है ना, है ना। तो यहां पर उठा करके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, है ना। अब स्टूडेंट आपको कुछ नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। मैं इस सवाल को, जो उसका पहला स्टेप है, उसको साफ कर रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए यहां पर वैल्यू मैंने रखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू क्या है, k × k + 1 अपॉन 2 प्लस k + 1। अब हमने यहां पर क्या ले लिया, हमने यहां पर LHS ले लिया, इसको RHS के हमें इक्वल बताना है, LHS हमने ले लिया है, ठीक है। अब LHS में अगर हम कैलकुलेशन करें तो ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, k × k
प्लस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन 2, यही तो बनेगा ना। आप देखो भाई ये कैलकुलेशन करके यही तो आया ना। अब अगर किसी स्टूडेंट के ये नहीं समझ में आया तो समझ लो ये पुरानी क्लास के पाप है आपके। हाँ भाई P अपॉन Q की फॉर्म में है, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है। Q आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो 1 एज्यूम कर लो, होता ही 1 है, क्योंकि 1 से डिवाइड करके क्या फर्क पड़ता है, वही तो आ जाता है। फिर वही एलसीएम है ना, क्लास 6 से सिखाया जा रहा है फ्रैक्शन, और क्लास 8 में रैशनल्स, क्लास 7 में भी रैशनल्स। एनसीईआरटी की किताबों में क्लास 7 से स्टार्ट हो गया था रैशनल, और 8 में तो पहला ही चैप्टर है। अब किसी ने अगर वहां नहीं समझा कि रैशनल्स को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, तो आगे समस्या तो आने ही वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये यहां पर आया, ठीक है, कैलकुलेशन करके। अब यहां पर आप देखो ये क्या हो गया, अब यहां पर k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है ना। फैक्टराइजेशन क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा होगा कि k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों तरफ है, इससे मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करोगे, उस टॉपिक को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, 10-15 सवाल करोगे तो हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, k प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, k प्लस 2। देखो स्टूडेंट LHS और RHS इक्वल आ गया ना, और जब भी कभी LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो वो बात क्या होती है, सही होती है। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल। इस तरीके से हम साबित करते हैं कि ये फॉर्मूला सभी नेचुरल नंबर के लिए सच है। तो यानी कि p k प्लस 1 ट्रू है जब कभी भी p के ट्रू p ऑफ k ट्रू होगा। क्लियर, समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये तो क्लास 10th का आपको फॉर्मूला बताया। अब आपके बुक का ही क्लास 11 का एक क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट इसी तरीके से होने हैं, यही 3 स्टेप चल रहे हैं। दूसरा स्टेप तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि उसमें हमें p k एज p ऑफ k, मैं भूल जाता हूं ऑफ कहना, p ऑफ k एज्यूम ही करना है। और पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में हमको पहली टर्म के लिए क्या वो फॉर्मूला सही है ये चेक करना है। n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, LHS RHS इक्वल दिखा दीजिए, है ना। अब एक सवाल करते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हमें एक सीक्वेंस दे दिया कि सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये चेक करना कि क्या ये फॉर्मूला वाकई में सही है ना। अब इसमें बारी बारी से तो रख के नहीं देखेंगे कि 1 के लिए n बराबर 1 के लिए रख के देखो, 2 के लिए रख के देखो, 3 के लिए रख के देखो। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 3 स्टेप है। पहले स्टेप में वही 4n इज इक्वल टू 1 पहली टर्म के लिए। अब देखो पहली टर्म के लिए क्या है, 1 का क्यूब क्या है 1। मैं पहले ही बता रहा हूं ये नंबर ऑफ टर्म है, पहली टर्म है जो किसी सीक्वेंस में अलग हो सकती है। ये अच्छी बात है कि इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है ना। अब ये आ गया RHS में इसको रख के देखे 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 क्या 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या आया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहली टर्म के लिए ये सही है, यानी कि जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है ना, कि पहली टर्म के लिए सही है यानी कि इवेंट शुरू हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि इस सीक्वेंस में पढ़ने वाली सभी टर्म्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या ये सही है।
उसके लिए हमने क्या करा, स्टेप 2 लिया। स्टेप 2 में हमने क्या करा कि हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम दैट P of K is true, कि भैया ये जो P of K टर्म के लिए भी ये क्या है, सच है। कि पहले के लिए सच है, दूसरी तीसरी चौथी आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं K की जगह 2 रख देता हूं, है ना, K की जगह 2। अब ये 2 क्या है, दूसरी टर्म। अब दूसरी टर्म जो है यानी कि P of 2, दूसरी टर्म देखो यहां पर क्या है, 2 का क्यूब है ना। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 8 यानी कि क्या आया 9। ये हमारा क्या है, LHS। क्या ये फॉर्मूला इसके लिए सही है, चेक करके देखते हैं। K की जगह हमने क्या रखा, 2, तो अब यहां पर n है ना, उसे K हमने मान लिया, तो K की जगह क्या रख दीजिए 2। अब देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 गया, इस पूरे का स्क्वायर है ना, 2 से 2 गया, 3 का स्क्वायर क्या 9, तो हो गया ना LHS RHS इक्वल। अब हम यहाँ ये बेवकूफी तो करेंगे नहीं कि जैसे दूसरी टर्म के लिए देखा, तीसरी के लिए देखे, चौथी के लिए देखे। भाई ये सीक्वेंस है, n तक जा रहा है, हमें क्या पता n क्या है, हमें तो नहीं पता ना। तो इसलिए हमने मान लिया कि अब ये इवेंट k तक के लिए, n से पहले जो भी कोई k पड़ेगा, कोई भी टर्म पड़ेगी, उसे n तो नहीं मान सकते, वरना उस टर्म में और इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो k के लिए, किसी भी टर्म के लिए ये क्या हमने सच मान लिया, तो उस टर्म तक के लिए ये फॉर्मूला उस टर्म तक के लिए क्या होगा, सच होगा। है ना, उस टर्म तक के लिए हमने क्या मान लिया, इसको सच मान लिया। n तक के लिए तो बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन इससे पहले जो k टर्म है उसके लिए हमने इसको क्या मान लिया, सच मान लिया कि ठीक है, पहले के लिए अगर सही है तो ये कोई भी जो k टर्म है वहां तक के लिए भी हमने क्या मान लिया, ये सही है। और अगर ये वहां तक सही है तो उससे अगली टर्म के लिए भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि वहां तक कैसे सही पहुंचा। जैसे यहां पर पहली टर्म के लिए सही था, तभी तो दूसरी टर्म के लिए सही आया। मैच स्टिक वाला फिर से एग्जांपल, भाई अगर मैं कहता हूं कि पहली मैच स्टिक जल गई और हमने किसी देखा कि 5वें नंबर की भी मैच स्टिक जल चुकी है, तो कैसे पता लगा, 5वें नंबर की जब जली ना, जब चौथे नंबर की जली। और अगर 5th नंबर की जल गई है मैच स्टिक, तो 6th नंबर की मैच स्टिक भी जल जाएगी। हम ये कह सकते हैं क्योंकि जब 5 तक वो इवेंट चला तो आगे तक भी चलेगा, वो आगे वाला उस इवेंट को आगे बढ़ाएगा, वो उससे आगे बढ़ाएगा, बढ़ते चलेंगे कहां तक, n तक, जो भी वो n होगा। अब यहां पर तीसरा स्टेप जिस पर हमें ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। अब यहां पर हमें ये प्रूव करना है, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट P of K plus 1 is also, ज्यादा जल्दी हो गई, P of K plus 1 is true, कि वो सच है, हमें ये प्रूव करना है। जब भी कभी whenever P of K is true, कि जब भी वो P के लिए ट्रू होगा, P of K के लिए, तो वो P of K plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये हमें प्रूव करना है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस K का क्यूब और इससे नेक्स्ट टर्म का क्यूब, पूरे का क्यूब होगा। अब यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं, K की जगह K plus 1 रख दो। हर बार इसमें स्टेप तो फिक्स है, K plus 1 और फिर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 कौन 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू ये है ना, तो इसको जरा ओपन करके लिख दे, K स्क्वायर इंटू K प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस K प्लस 1। अब इसको नहीं हमें बताना है, ये तो हमें प्रूव करना है। अब तो हमने LHS ले लिया है, और जब हमने LHS ले लिया है तो उसको किसके इक्वल दिखाना है, RHS के।
दिखा देंगे, क्या बड़ी बात है। मैं स्टूडेंट ये अब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप को रब कर रहा हूं, इसको साफ कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है वही डिनोमिनेटर में 1 4 एलसीएम, तो ये 4 यहां जाएगा, डायरेक्ट करो, क्या 1 मानने की जरूरत है। तो ये क्या बन गया, अब ये यहां पर कर रहा हूं, के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ना, वही पहले वाली कैलकुलेशन। 11th के जो स्टेप थे वो हम चल चुके हैं, अब तो ये 10th वाले तक के स्टेप चल रहे हैं कि 10th तक हमने क्या सीखा, क्लास 6 से 10 तक के बीच का सब मामला चल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है के प्लस 1 टेक कॉमन, भाई कॉमन ले लीजिए, हाँ या ना स्टूडेंट, यहाँ क्यूब है सॉरी, तो के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। अभी हो गई थी मिस्टेक, देखो अगर कुछ भूल जाए तो, और वीडियो में हो जाती है फिर क्या बेइज्जती के आया बड़ा करने वाला, खुद तो सवाल हुए नहीं। हाँ शुक्र है ध्यान आ गया भाई, यहाँ पे भाई इसमें 3 लिख रहा है, ये नहीं, तो ध्यान रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है। के प्लस 1 कॉमन है, के प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा यहाँ पर, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 और यहाँ है क्यू, तो के प्लस 1 का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 की के में मल्टीप्लाई होगी तो 4k, और फिर प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया 4k प्लस 4। साथ साथ ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूं स्टूडेंट, समझ में तो आ रहा होगा आपको। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे, के स्क्वायर प्लस 4k को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 2k, आया ना, बाय 2 मल्टीप्लाई 2k, 2ab 2a, ठीक है, a आप k मान लीजिए और b क्या है 2, और 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या बन गया, k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, भाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कोई भी लॉजिक गलत या जबरदस्ती तो नहीं लगाया गया, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन प्रूव होगा ही नहीं, ये मैथ्स है, बदतमीजी तो बर्दाश्त इसको है ही नहीं, सवाल होता ही नहीं फिर। अब एक्सपोनेंट आप जानते हैं, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, तो ये हो गया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या है LHS और ये क्या है RHS, दोनों इक्वल आ गए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी कि फॉर्मूला ट्रू है। यही इस चैप्टर का काम है, समझे। और अगर इस चैप्टर की सही नॉलेज है तो आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, पर फिलहाल इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करो। और मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत कूदना, कभी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, पहले एग्जाम्पल्स को समझो, इंट्रोडक्शन को समझो। इंट्रोडक्शन आप वीडियो को मेरे देखे चाहे बार बार देख ले, क्या दिक्कत है उसमें, आपको समझना ही है तो आप 1-2 बार सुन के समझे उसको। विवेकानंद तो आप हो नहीं कि एक बार सुन लिया तो बस याद हो गया, भाई 2-4 बार आप उसको देखो, समझ में आएगा, है ना, पढ़ो फिर खुद सॉल्व करो। मैथमेटिक्स है ये, और कोई भी चीज इतनी आसानी से तो याद नहीं रहती, इसमें प्रैक्टिस करके बस ये फिर आप में एक तरीके से डाउनलोड हो जाती है आपके दिमाग के किसी कोने में, और जब जरूरत हो तो सामने आ जाती है। ठीक, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, कोई सवाल आप जिसमें अटक जाते हो या नहीं हो रहा है वो सवाल आपको जरूर कराया जाएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।